त्रिपाठी जी बड़े बेचैन थे। रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन उनकी बूढ़ी उदास आंखों से नींद ने तो जैसे नाता ही तोड़ दिया था। और इसकी वजह थी उनकी औलादें। 70 वर्षीय त्रिपाठी जी के 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा राघव जब 12 साल का था, तब उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। 1 साल बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली। विवाह के 1 वर्ष बाद उनके छोटे बेटे अनुज का जन्म हुआ। अब वे दोनों और उनका परिवार त्रिपाठी जी के साथ ही रहते थे। पिछले साल त्रिपाठी जी की दूसरी पत्नी भी ईश्वर को प्यारी हो गई। कहने को तो त्रिपाठी जी अपने बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी वे काफी अकेलापन महसूस किया करते थे। पिछले कुछ दिनों से ये अकेलापन और ज्यादा बढ़ गया था। इसकी वजह ये थी कि त्रिपाठी जी को इस बात का आभास हो गया था कि दोनों भाइयों में बहुत जल्द कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है। त्रिपाठी जी का कमरा उनके दोनों बेटों के कमरों के ठीक बीच में था। करीब आधी रात का वक्त हुआ होगा कि तभी उन्होंने अपनी बड़ी बहू राशि को अपने पति राघव के कान भरते सुना। सुनो जी, राशि गुर्राई, कल सुबह ही बाबूजी से बात कर लो और रामगंज की जमीन अपने नाम करवा लो। तेवर जी और रितु भी उस जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आप तो 1-2 साल में रिटायर हो जाओगे। फिर हमारी बेटी दिव्या के लिए दहेज कहाँ से आएगा? मैं तो कहती हूँ कि गांव में बाबूजी की टूटी फूटी पुरानी कोठी है ना, उसे देवर जी के नाम करने की बात उनके कानों में डाल दो और रामगंज की जमीन बेचकर दिव्या के दहेज का इंतजाम कर लो। देवर जी हैं तो आपके सौतेले भाई ही ना, चाहे कितना भी प्यार कर लो, सौतेला रहता हमेशा सौतेला ही है। अपना खून अपना होता है। आप सिर्फ अपनी बेटी और उसके भविष्य की चिंता करो। राघव ने राशि की बात पर रजामंदी की मुहर लगाई और खर्राटे भरने लगा। त्रिपाठी जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने करवट बदली तो अपनी छोटी बहू रितु को अनुज के कान में फुसफुसाते सुना। देखो अनुज जी, रितु ने बड़े रोमांटिक अंदाज में कहा, कब तक तुम एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते रहोगे? मेरी बात मानो और बाबूजी से जाकर कहो कि वो रामगंज वाली जमीन तुम्हारे नाम कर दें। उसे बेचो और उन पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर लो। तुम्हारी अच्छी कमाई होगी तो ही हम अपने बेटों को शहर के अच्छे स्कूल में भेज सकेंगे ना। पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरी करने लगेंगे तो ही कल हमारे बुढ़ापे की लाठी बन पाएंगे ना हमारे बेटे। जेठ जी की तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी है। 2 साल बाद जब रिटायर होंगे तो प्रोविडेंट फंड के नाम पर तगड़ी रकम हाथ आ जाएगी। बाबूजी से कहो कि पुरानी कोठी उन्हें दे दें। उसकी मरम्मत करवाने के पैसे भला हमारे पास कहाँ हैं? अनुज ने ऋतु के सुर में सुर मिलाया और जल्दी ही खर्राटों का राग अलापने लगा। बेचारे त्रिपाठी जी को अब इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि कल उनके घर में महाभारत होकर ही रहेगी। उन्होंने पूरी रात आंखों ही आंखों में काट दी। अगली सुबह राघव नहा धोकर तैयार हो गया। उसने सोचा, बाबूजी से जमीन जायदाद की बात करने से पहले पूजा पाठ कर लिया जाए। शुभ काम से पहले ईश्वर को याद कर लेना चाहिए ना। वो सीधे पूजा घर गया, दिया जलाया और हाथ जोड़कर पूजा करने लगा। तभी उसकी नज़र मंदिर में लगे राम और लक्ष्मण की तस्वीर पर पड़ी। उसने सोचा, श्री राम को तो माता कैकेयी ने वनवास दे दिया था, लेकिन लक्ष्मण चाहते तो अयोध्या में ही रहकर राजमहल का सुख भोग सकते थे, लेकिन उनके लिए अपने बड़े भाई के प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं था। राजमहल का सुख तो दूर की बात है, वो तो अपनी प्रिय पत्नी को भी छोड़कर अपने भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभाने निकल पड़े थे। तो वो दोनों भी सौतेले भाई ही। भगवान राम ने भी तो अयोध्या का राजपाट, जिस पर उनका अधिकार था, खुशी खुशी अपने भाई भरत को दे दिया था, तो वो भी उनका सौतेला भाई। राघव को एक बात समझ में आ गई, स्वार्थ और लोभ से घर में महाभारत छिड़ जाती है, लेकिन त्याग और प्रेम से रामायण की सत्ता स्थापित हो जाएगी। राघव त्रिपाठी जी के कमरे के सामने से होकर सीधा अनुज के कमरे में गया। त्रिपाठी जी समझ गए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का बिगुल बज गया है, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ गई और वे पसीने से तर हो गए।
अनुज राघव से बोले, रामगंज की जमीन तू रख ले, उसे बेचकर कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर लेना। तो कब तक ये छोटी मोटी नौकरी करके घर चलाएगा? नहीं भैया। बड़े भाई का त्याग देखकर अनुज को अपनी छोटी सोच पर बड़ी शर्म आई। वो जमीन आप रख लो और उसे बेचकर दिव्या बिटिया की शादी करवाओ। मैं अपने बिजनेस के लिए कहीं और से उधार ले लूँगा। चल पगले, अपनी जमीन होते हुए तुझे पैसे उधार लेने की क्या ज़रूरत है? राघव ने अनुज को डांटा। मेरे प्रोविडेंट फंड के पैसों से दिव्या की शादी हो जाएगी। अपने प्रोविडेंट फंड के सारे पैसे बेटी की शादी पर खर्च कर दोगे तो रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसे काटोगे भैया? अनुज परेशान हो गया। आपका तो कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे में आपका सहारा बने। तो एक काम कर, जमीन बेचकर बिजनेस शुरू कर। राघव ने थोड़ा सोचकर एक उपाय ढूंढ निकाला। जब तेरा बिजनेस चल पड़े तो उन पैसों से दिव्या की शादी करवाना। दिव्या क्या तेरी बेटी नहीं है? और रही बात मेरे बुढ़ापे की लाठी की, तो उसके लिए तेरा बिहान और विशाल है ना, वो दोनों क्या मेरे बेटे नहीं हैं? भैया, ये बात सुनकर अनुज की आंखें भर आई। राघव ने अनुज को गले से लगा लिया। पास के कमरे में त्रिपाठी जी अपने बेटों की सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, चादर तानी और चैन की नींद सो गए। घर में महाभारत छिड़ने के डर से वो पिछली रात ठीक से सो नहीं पाए थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।